जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सी टेट पेपर नंबर 2 इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे हम लोग देख रहे हैं 30 प्रश्नों के सीरीज को। दोस्तों, एसएसटी के अंतर्गत जो पेपर नंबर 2 आपका है, इसमें जो एसएसटी होता है दोस्तों, ये 60 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएसटी का, जिसमें से कि 30 प्रश्न एक वीडियो में और 30 प्रश्न एक वीडियो, यानी 2 वीडियो में एक सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये जो पेपर आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये जनवरी 2021 का पेपर है। जनवरी 2021 का पेपर है और आज हम लोग देखेंगे एसएसटी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाग 3 है, यानी पार्ट 3 है और सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, 31 नंबर से शुरू होगा और 90 नंबर तक के 60 प्रश्न कवर होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो नंबर आपका 12 नहीं 13 आज ये वीडियो नंबर है और सारे के सारे एसएसटी के ही ये वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा, यानी 31 से हम शुरू कर रहे हैं, एम सीरीज है। तो पहला प्रश्न आज का, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, भारत में जो शरद ऋतु है उसके संबंध में ये 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से हमें कथन कौन कौन सा सही है, कौन गलत है। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन है। बी कथन है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट सी है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। दोस्तों, ये 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन में कौन सही होता है? तो दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन ये सही है, यानी कहेंगे तो ए बी और सी ये सभी क्या है कि ये सभी ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों, ये सीरीज जो है एम सीरीज है और जो आंसर आपको हम करा रहे हैं ये गलत नहीं है, क्योंकि सी टेट के फाइनल आंसर की के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरबन डेल्टा क्या है दोस्तों, कौन सी नदी निर्माण करती है? तो 32 नंबर का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। 33 नंबर यानी 33 नंबर का प्रश्न, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। दोस्तों, वायुमंडल के कितने परत होते हैं ये हमें देखना है और बार बार हम देखे हैं कि जो वायुमंडल होता है, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब जो मंडल होते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न हमें बार बार देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें ए और बी दिया है। ए दिया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, यानी अंतरिक्ष में जो प्रवेश कर उल्का पिंड किस परत में जल जाता है ये हमें बताना है, ए है। और बी है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका अगर 33 नंबर का देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन मध्यमंडल, यानी मध्यमंडल में क्या होता है दोस्तों, देखिए ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें, यानी कि उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाता है? तो मध्यमंडल में आने पर उल्का पिंड जल जाता है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। तो जो आपका मध्यमंडल है इसमें बढ़ती, जब ऊंचाई पर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है? तापमान घटते जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 34 नंबर का प्रश्न आप यहाँ देखेंगे, आतपन का संबंध। दोस्तों, आतपन क्या है ये आपको देखना है कि आतपन क्या है, आतपन का संबंध किससे है? तो आतपन का संबंध 34 नंबर का ये जो प्रश्न है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी सूर्य ऊर्जा के साथ। ठीक है, सूर्य ऊर्जा, आतपन का संबंध किससे है? तो सूर्य ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो जरूर आपको एग्जाम के समय हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो
आपको बहुत सारे इस तरीके से प्रश्न हैं जो कि आपको सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएंगे। 35 नंबर का दोस्तों प्रश्न, 35 नंबर का प्रश्न है जिसे हमें मिलान करना है, तो देर न करते हुए इसके आंसर को हम क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों 35 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है, यानी इसमें कहेंगे तो ए का तीसरा शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ए का नरम काष्ठ वाले शंकुधारी वृक्ष नरम काष्ठ वाले है। बी का चौथा सही है, यानी आप देखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीप का पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिम किनारा जो है उसे भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। दोस्तों सी का दूसरा सही है, सी का दूसरा यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डी का आपका पहला बच रहा है, तो डी का आपका पहला हो जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा क्या कहलाता है, शीतोष्ण सदाबहार वन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा क्लियर, शंकुधारी वन, ठीक है, शंकुधारी वन अगर देखा जाए तो इसको नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष बोलते हैं। जो शंकुधारी का मतलब क्या होता है, ये शंकु हो गया। इस तरीके जो वृक्ष होते हैं उसे हम लोग नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष बोलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो देखेंगे दूसरा बी जो आपका है, इसका पश्चिम महाद्वीप का पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा को हम लोग भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय आपका दृढ़ काष्ठ वाले वन। दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 36 नंबर। दोस्तों 36 नंबर दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। दोस्तों पहला कथन है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। दोस्तों ये सहारा रेगिस्तान के बारे में दो विकल्प दिया गया है। अब एक दिया गया है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था, और एक दिया है कि सहारा की गुफाओं में प्राप्त जो चित्र मिले हैं वो नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो ये 36 नंबर का अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही होता है, यानी ए और बी दोनों सही है। ये दोनों कथन आप देखेंगे तो सहारा रेगिस्तान के बारे में है। आप याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान से अगर प्रश्न पूछता है तो सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान था, और इस सहारा जो रेगिस्तान है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में आपके जो चित्र मिले हैं वो नदियों के मिले हैं, मगर के मिले हैं, हाथी के मिले हैं, शेर के मिले हैं, पशु तथा बकरियों के चित्र मिले हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो 37 नंबर, दोस्तों 37 नंबर का डॉल्फिन मछली के बारे में पूछा गया है। तो ये डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन ए, बी और सी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ए है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य अब बिहार राज्य में अवस्थित है। उसको डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। तो दोस्तों 37 नंबर का अगर देखेंगे आप तो 37 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, पहला आपका सही होता है। ये पहला आपका सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों 38 नंबर। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर होंगे। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है। दोस्तों बायोगैस क्या होता है और किस किस गैस का मिश्रण है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 38 नंबर का देखेंगे तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसी का मिश्रण है 38 नंबर। दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। 39 नंबर यानी संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए आपका कथन क्या है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये तो सही बात है कि जो भी संसाधन है सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन के रूप में संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों 39 का आप देखेंगे तो पहला सही हो जाता है, यानी ए गलत है परंतु बी सही है।
ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। ए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये जो है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। संसाधन के बारे में, संसाधन का मतलब ये हो गया कि सभी का मूल्य होता है। जैसे धूप भी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। धूप, बारिश, पानी, ये सब प्राकृतिक संसाधन के रूप में आते हैं, और जो ये संसाधन है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो यहाँ पर ये आपका कथन गलत हो जाता है। और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 40 नंबर का प्रश्न दोस्तों, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। दोस्तों ये 40 नंबर का है कि परंपरागत जो स्रोत, ऊर्जा के स्रोत हैं, ये कौन कौन से समूह है, इसकी पहचान हमें करना है, जो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। तो 40 नंबर का पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये क्या है कि ऊर्जा के परम स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये क्या है कि ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और ईंधन हो गया, ठीक है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, जो कि मिलान करना है। इसके भी उत्तर को हम लोग पहले देख लेते हैं। 41 का पहला सही है, यानी आपका पहला ही सही है। विकास व प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव्य। दूसरा है उद्गम। दोस्तों उद्गम यानी बी का दूसरा ही सही है, जय और अजय। सी का तीसरा, यानी ये तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करिए तो आपका 41 नंबर जो है, 41 नंबर का पहला ही सही हो जाता है। ये बिल्कुल मिलान ऑटोमेटिक पहले से ही सही है। नेक्स्ट दोस्तों, और एक बात और बता देना है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो कि ये इसका उत्तर ये होगा, तो दोस्तों लास्ट में हम सारे प्रश्नों के, जैसे जो प्रश्न ये आप देख रहे हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर सी-टेट का फाइनल आंसर की साथ में लगा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे हम लोग सी-टेट पेपर नंबर 2 के एसएसटी के प्रश्न को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज ये 13 वीडियो है, इसके पहले 12 वीडियो बन चुका है, नहीं देखे हैं तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके लगातार ये वीडियो आप देख सकते हैं। कथन ए लगभग, यानी 2 कथन दिए गए हैं, इसके बारे में हमें देखना है और कौन सही है कौन गलत है ये क्लियर करना है। तो कथन ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, यानी 12,000 साल पहले क्या हुआ कि भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है। बी आपका हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यानी कहने का मतलब कि अगर 12,000 साल पहले अगर गर्मी के वजह से, यानी जब भारत में गर्मी बढ़ी तो घास के जो मैदान थे वो बढ़े। जब घास के मैदान बढ़े तो यहाँ जो जानवर थे चरने वाले, खाने वाले, तो वो भी बढ़े होंगे। तो अब देखिए इसका उत्तर अगर देखेंगे दोस्तों 42 का, तो चौथा ऑप्शन सही होता है। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है, कहने का मतलब कि जब ये संख्या जैसे घास का मैदान बढ़ा, ठीक है, घास का मैदान तो बढ़ा, लेकिन घास के मैदान बढ़ने से हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवर की संख्या नहीं बढ़ी। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है कि ए का कारण बी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों 43 नंबर, पूरा तत्वों के संदर्भ में, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों पूरा स्थलों के बारे में हमें देखना है, ये ABCD ऑप्शन दिया गया, कौन कौन से सही है। पूरा स्थलों वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तट में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर 43 नंबर का आप देखेंगे तो पहला ही सही है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यही आपका करेक्ट। ये केवल, ये समुद्र और नदी, यानी ये भी केवल से संबंधित है, तो इसको केवल से संबंधित है, तो इसलिए पॉजिटिव में क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, पत्थर के मुहर बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, लोहे से बनी तख्तियाँ बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों क्या बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन सही होता है, केवल ए तथा डी आपका सही है, यानी पत्थर की मुहर बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है 45 नंबर दोस्तों, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। यानी जैसे महापाषाण के कब्र में 2 कंकाल था, इसमें से कौन महिला का है और कौन पुरुष का है, इसका अनुमान लगाने के लिए हमें हड्डियों की संरचना पर ध्यान देना होगा, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, किस किस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये महिला का कंकाल है, ये पुरुष का कंकाल है। ये ऑप्शन यहाँ ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो दोस्तों 45 नंबर का ए सही है, केवल ए ऑप्शन सही है। हड्डियों की संरचना देख करके ही बताया जा सकता है कि ये महिला का कंकाल है या पुरुष का। नेक्स्ट दोस्तों 46 नंबर, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। यानी प्रारंभिक काल से हमें शुरू करना है और हमें क्या करना है कि आरोही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों 46 नंबर का अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहला सही है, यानी ए बी सी डी ये एक आरोही क्रम में ही सजाया गया है। वेदों की रचना की शुरुआत हुई, उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, उसके बाद चरक, ये आपका शुरू आरोही क्रम में सजाया गया है और एक क्रम में ही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 47 नंबर, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाइए। दोस्तों अब उल्टा सजाना है और अवरोही क्रम में हाल के काल से शुरू करना है। तो इसमें भी लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, आरिका मैंडू पत्तन में बसना, उसका संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। दोस्तों इसको हमें क्या उल्टा क्रम में अवरोही क्रम में सजाना है। तो ये 47 का अगर देखेंगे तो ये तीसरा ऑप्शन सही होता है, यानी सी डी ए बी। या क्या है, सबसे पहले सी है, उसके बाद आपका ए है, सॉरी सी के बाद डी है, एक सेकंड, ये आपका सही है तीसरा, सी ये पहला है आपका, डी दूसरा है, ए तीसरा है और बी ये आपका चौथा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, आरिका मैंडू पत्तन में बसना, उसका दूसरा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, उसका उपमहाद्वीप में ये लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नरम आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ये आपका अवरोही क्रम यानी उल्टे घटते क्रम में है। नेक्स्ट दोस्तों 48 नंबर, कथन ए और बी दिया गया है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। उसके बाद चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, यहाँ कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। दोस्तों 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो ये चौथा सही होता है, ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी ऑप्शन उसी तरीके से है। दोस्तों कथन ए और बी दिया गया है। कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी कथन है उसके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो दोस्तों 49 नंबर का पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ए सही है, किंतु बी आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, दोस्तों 50 नंबर के प्रश्न ये भी कथन है, ए और बी कथन दिया गया है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होती है। तो दोस्तों ये 2 कथन दिए गए हैं, इसमें अगर देखेंगे तो 50 के ये दूसरा ऑप्शन सही होता है, ये गलत है किंतु बी सही है, यानी ए गलत है। ये रजिया ने जो अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, ये आपका गलत है। और ये आपका तारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है, ये आपका सही है।
नेक्स्ट दोस्तों 51 नंबर कथन ए और बी दिया गया है। अकबर जहांगीर और शाहजहां ने 16 कुल संवत शांति, एक सेकंड, सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श में अकबर का समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीत और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न का ये तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, ए का कारण बी है। नेक्स्ट 52 नंबर का सवाल दोस्तों ये भी कथन आप देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। दोस्तों 52 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, कथन ए और कथन बी। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर दोस्तों मुखियाओं को चिट्ठी लिखा और जो भारतीय राज्य के जो एक संघ थे वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो दोस्तों ये 53 नंबर का देखिए होता है कौन कौन सही है कौन गलत है। तो ये 53 नंबर का तीसरा सही है, ए और बी दोनों सही है और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट 54 नंबर, इसके बाद दोस्तों 6 प्रश्न और करना है आज। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। दोस्तों ये कौन सा विकल्प गलत है, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें 54 नंबर का आपका सही होता है चौथा, ये आपका विकल्प क्या है, गलत है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये ऑप्शन गलत है आपका, और सारे जो ये ऑप्शन है ये सारे के सारे सही है। नेक्स्ट 55 नंबर, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। दोस्तों तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो 55 नंबर का चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना हिस्सा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। दोस्तों जो ये दिया है संचार माध्यम के सही भूमिका पर हमें चयन करना है। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचनी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना था हमें लोकतंत्र के क्षेत्र में। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो 56 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल ए और सी, यानी केवल ए और सी आपका सही है। यानी संचार के माध्यम से देखें तो इसे संचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये आपका गलत हो जाता है। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट 57 नंबर, दोस्तों अब तो देखिए नहीं जहां रहता है उसे डैश भी कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है दोस्तों। तो स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। ये देखेंगे उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये 57 का आपका देखेंगे तो ये जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों यही क्लियर है, यानी यही एक उदाहरण नहीं है। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये आपका इस प्रश्न को निगेटिव के रूप में निगेटिव ये आंसर। 58 नंबर दोस्तों, दिए गए जो ए और बी विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर महाद्वीप की पहचान हमें करना है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है।
जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों कौन सा ऐसा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप? तो 58 नंबर का जो ये प्रश्न है दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन ही सही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 59 नंबर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का होगा 60। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं, ठीक है, यानी सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थिति चट्टाने से बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ 59 नंबर का जो देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही होता है, यानी सौर मंडल में जब हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 प्रश्नों के सीरीज का। दोस्तों कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों 60 का अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा सही है? ये आपका पहला सही, यानी ए और सी आपका इस प्रश्न को सही उत्तर देता है कि अगर पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष से कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होते। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग देखेंगे फिर से 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक, यानी 30 प्रश्नों को हम लोग कल देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? कम से कम से फीडबैक आप देते रहें, और आप फीडबैक देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं भी मोटिवेट होकर के आपको ढूंढ करके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको हम कराते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद।